हेलो एवरीवन, वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को, जिसमें आज हम पार्ट डिस्कस करेंगे एज ऑफ सेंसिबिलिटी और द एज ऑफ जॉनसन। यानी कि इसको एज ऑफ जॉनसन भी बोलते हैं, एज ऑफ सेंसिबिलिटी कह भी बोलते हैं, एक ट्रांजिशनल पीरियड भी इसको बोलते हैं। ठीक है, जब हम डिस्कस कर रहे थे अपना नियो क्लासिकल पार्ट को, नियो क्लासिज्म को डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें हम 3 पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट जो पार्ट हमारा था वो रेस्टोरेशन का था। ठीक है, उसके बाद हमने डिस्कस किया यहाँ पर एज ऑफ पोप या ऑगस्टन एज, एज ऑफ पोप या इसको ऑगस्टन एज भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। और इसके बाद जो आज हमारा थर्ड पार्ट है इसमें, वो है हमारा एज ऑफ सेंसिबिलिटी, एज ऑफ सेंसिबिलिटी और एज ऑफ जॉनसन। ठीक है, इसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आज। तो इस तरीके से हमारा जो न्यू क्लासिज्म है यहाँ पे एंड हो जाता है इस एज के साथ, और इसके बाद हम रोमांटिक पीरियड को डिस्कस करेंगे। तो आप अगर हमारी सीरीज को देख रहे हैं तो आपने एक पैटर्न को देखा होगा कि हम पहले क्या डिस्कस करते हैं। पहले हम थ्योरी वीडियो को डिस्कस करते हैं, थ्योरी के बाद हम नेक्स्ट डे लेके आते हैं उस थ्योरी पार्ट से जुड़े जितने भी एमसीक्यूज बन सकते हैं उनको लेके आते हैं, जिससे क्या हो कि उस एज से हमारे जितने भी एमसीक्यू बन सकते हैं उनको अटेम्प्ट जब हम कर लेते हैं तो एक तरीके से हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत ही कंस्ट्रक्ट हो जाती है हमारे माइंड में। इस वजह से एमसीक्यू वीडियोस लाना बहुत जरूरी है। लेकिन सिर्फ एमसीक्यू ही ले आए तो इससे भी आपका नहीं हो सकता कि आपने वीडियो देखा, आपके दिमाग में जो बैठा सो बैठा, बाकी आप आधा तो हवा में चला गया। लेकिन जब आप थ्योरी वीडियो कर लेते हैं, यानी कि पूरा चीजें आप डेप्थ में पढ़ लेते हैं, तो उसके बाद जब आप एमसीक्यू अटेम्प्ट करते हैं तो वो एक तरीके का क्या होता है, आपका रिवीजन हो रहा होता है। ठीक है, तो रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। और एमसीक्यू वीडियोस का जो लेक्चर लेके आती हूँ मैं, तो उसका मोटिव ही यही है कि हमने जो थ्योरी में पढ़ा है उसको हम रिकॉल कर सके। यानी कि अगर उससे जुड़े मैं दिखाती हूँ कि उस एज में जो थ्योरी में हमने पढ़ा है, देखिए उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो जिन जिन ने मतलब थ्योरी वीडियो को अटेम्प्ट किया था, उसको देखा था, वो एमसीक्यू वीडियोस को बहुत फन में अटेम्प्ट कर रहे थे, बहुत फन में उनका सॉल्व हो रहा था। और एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि हमारा मोटिवेशन बहुत ज्यादा हाई हो। वो मोटिवेशन कैसे हाई होगा, जब हमारी नॉलेज का हमको पता चलेगा, उसको हम इवेल्युएट कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का इंपॉर्टेंट सेशन, जिसमें हम पूरी कंप्लीट करेंगे एज ऑफ सेंसिबिलिटी को और एज ऑफ जॉनसन को, क्योंकि इसी से हमारा न्यू क्लासिकल जो पार्ट है यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। और स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन विद वेरी वार्म वेलकम। बने रहिएगा लास्ट तक, मिलते हैं एंड में। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि जो ये सेंसिबिलिटी है, इसको एज ऑफ सेंसिबिलिटी और एज ऑफ जॉनसन क्यों बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ इस वजह से हमारा यहाँ पे हमने फर्स्ट पॉइंट रखा है कि दिस एज इज कॉल्ड द एज ऑफ सेंसिबिलिटी बिकॉज रीजन, सेंसिबल व्यूज एंड ओरिजिनल जीनियस जो इस टाइम पे थे कंट्रोल द लिटरेचर ऑफ द टाइम। यानी कि यहाँ पे आपको किस तरीके के वर्क्स देखने को मिलेंगे कि जिसमें रीजन हो, तर्क हो, और सेंसिबल व्यूज यानी कि तर्कवादी विचार हो, उसमें लोग मतलब हर चीज पे अपना एक रीजन रख सके, उस पर बहस कर सके, डिबेट कर सके। तो एक सेंसिबल व्यूज वहां पे क्रिएट होता था। ओरिजिनल जीनियस वो है जिन्होंने इस तरीके के वर्क्स लिखे और इसको एज ऑफ सेंसिबिलिटी नाम दिया। ठीक है, तो इससे हमें समझ में आ गया कि इसको क्यों बोला जाता है एज ऑफ सेंसिबिलिटी, क्योंकि इस टाइम जो वर्क प्रोड्यूस हुए वो रीजनेबल थे। ठीक है, रीजनेबल थे। और मतलब सेंसिबिलिटी का मतलब है कि सेंस को समझने में एबल, यानी कि लोगों के इमोशंस को समझ सके, उस पे वर्क लिख सके। ठीक है, उनके इश्यूज पे वर्क लिख सके। इस वजह से इसका नाम पड़ा एज ऑफ सेंसिबिलिटी। क्लियर। सो नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे पॉइंट बनता है वो है कि हम इसको एज ऑफ जॉनसन क्यों बोलते हैं। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द एज ऑफ जॉनसन आफ्टर द नेम ऑफ डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। ठीक है, सैमुअल जॉनसन का जो डेथ हुआ था 1784 में हुआ था, तो उनका जो डेडिकेशन था इस टाइम पे बहुत ज्यादा था। यानी इस एज में सबसे ज्यादा अगर किसी का इम्पैक्ट था तो वो सैमुअल जॉनसन का था। इनका एक वर्क काफी ज्यादा फेमस है, डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है, तो वो काफी ज्यादा फेमस है। तो वो एक तरीके से बहुत ज्यादा रिमार्केबल वर्क है। मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी उसका जिक्र किया है, अगर आपने नहीं देखा तो आपके लिए शायद ये थोड़ा न्यू होगा, बट जिन्होंने देखा है उनके लिए ये
जो वर्क है बिल्कुल नया नहीं है, वो इससे बहुत फैमिलियर हो चुके हैं। ठीक है, सैमुअल जॉनसन का ये वर्क काफी ज्यादा लेक्सिकोग्राफी में बहुत ज्यादा इसका इम्पैक्ट रहा। इस तरीके का वर्क पहले नहीं लिखा गया था, दैट्स वाई ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट राइटर हो जाते उस टाइम पे। तो इस पूरी एज को इनके नाम से जाना जाने लगा, यानी कि इतना ज्यादा इम्पैक्ट था इनका। ठीक है, अब इसको एक चीज और यहाँ पे बोला जाता है कि इसको ट्रांजिशनल पीरियड भी कहते हैं। ठीक है, ट्रांजिशनल क्यों कहते हैं, क्योंकि जब यहाँ पर अलेक्जेंडर पोप थे, ठीक है, तो उसके बाद उनकी डेथ होने के बाद यहाँ से जो पीरियड स्टार्ट होता है, वो होता है हमारा सैमुअल जॉनसन का पीरियड, द एज ऑफ जॉनसन। ठीक है, जो कि 1784 तक रहा। और उसके बाद जब जॉनसन के बाद जब ये शिफ्टिंग हुई इस एज की, तो वो रोमांटिक एज में चली गई, यानी कि जब लिरिकल बैलाड का जो फर्स्ट एडिशन पब्लिश हुआ था, ठीक है, विलियम वॉट्सवर्थ और कॉलेरिज ने इसको पब्लिश किया था। और इससे क्या हुआ, रोमांटिक पीरियड का रिवाइवल हुआ। तो इस तरीके से ये एक ट्रांजिशनल पीरियड कहा जाने लगा। यानी कि किस तरीके का, तो ये एक ट्रांजिशनल पीरियड कहा जाने लगा। क्लियर, तो इस तरीके से हमने ये समझ लिया कि इसको एज ऑफ जॉनसन क्यों बोलते हैं, एज ऑफ सेंसिबिलिटी क्यों बोलते हैं, और थर्ड वन इसको ट्रांजिशनल पीरियड क्यों कहा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पे है कि हम इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट जो मेजर पॉइंट बनता है कि इसको जॉर्जियन एरा भी बोलते हैं। ठीक है, एज ऑफ जॉनसन जो था, यहाँ पे किस किस का रेन था वो देखिए। तो इस टाइम पे आपको मोनार्क्स देखने को मिलेंगे, जॉर्ज फर्स्ट, जॉर्ज सेकेंड एंड जॉर्ज थर्ड। ठीक है, ब्रिटेन में इन ये तीनों मोनार्क थे। और इनका जो ये पीरियड था, ये कब से कब तक था, तो 1714 से लेके 1813 तक ये पीरियड था। और ये जब एज ऑफ जॉनसन का फाइलिंग हुआ जब मिड 18 सेंचुरी में, तो इस तरीके से इस पार्ट का भी यहाँ पे एंड हो जाता है। ठीक है, तो जॉर्जियन एरा इसी वजह से इसको बोला जाता है, क्योंकि इस टाइम जॉर्ज फर्स्ट, जॉर्ज सेकेंड एंड जॉर्ज थर्ड ब्रिटेन में रूल कर रहे थे। क्लियर। सो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ है हमारा सोशल चेंजेस, यानी कि इस टाइम पे आपको सोशल चेंजेस कुछ देखने को मिलेंगे। द 18th सेंचुरी वाज अ टाइम ऑफ सिग्निफिकेंट सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। किस तरीके का सोशल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था ब्रिटेन में, द राइज ऑफ मिडिल क्लास। ठीक है, मिडिल क्लास जो था वो काफी आगे बढ़ रहा था, फ्यूलेड बाय इंडस्ट्रियलाइजेशन। किसकी वजह से, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन थी, यानी कि अब रूरल बैकग्राउंड से लोग कहाँ शिफ्ट हो रहे थे, अर्बन की तरफ जा रहे थे। क्योंकि उनको क्या ना, उनको अपना इकोनॉमिक स्टेटस बनाना था, और हायरार्की जो थी, सोशल हायरार्की, कल्चरल एटीट्यूड्स, वो लोगों के चेंज हो रहे थे, क्योंकि एक तरीके का इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा था इस टाइम पे। ठीक है, इस तरीके से सोशल चेंजेस कुछ हो रहे थे, ट्रांसफॉर्मेशन जो देखने को मिल रहे थे ब्रिटेन में, वो मिडिल क्लास में सबसे ज्यादा देखने को मिल रहे थे। ये किसकी वजह से, तो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से होता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन एक तरीके से ये होता है कि जब बहुत सारी बंदिशों को तोड़ के एक कुछ नया रिवाइवल होता है। लाइक अभी इस टाइम पे जैसे अगर ट्रांसफॉर्मेशन पूछा जाए, तो अगर 20 साल पीछे आप जाएंगे, उससे अब कंपेयर करेंगे, तो एक तरीके का ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन आपको इस टाइम पे दिखाई पड़ेगा। क्योंकि इस टाइम पे अगर सबसे ज्यादा किसी का इम्पैक्ट है, तो वो है टेक्नोलॉजी का। उसी तरीके से जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, तो इकोनॉमिक्स और कॉमर्स जो है वो सिस्टम था, इसने पूरा सोशल हायरार्की ही चेंज कर दिया। ठीक है, इस तरीके से जो ये मिड 18th सेंचुरी का टाइम था, इसमें इस तरीके का रिवॉल्यूशन हुआ था। क्लियर। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर पॉइंट है, वो है पॉलिटिकल लैंडस्केप, यानी कि वहां की राजनीति में भी एक तरीके का चेंजेस देखने को मिल रहा था। द पॉलिटिकल लैंडस्केप ऑफ जॉर्जियन एरा वाज मार्क्ड बाय बोथ स्टेबिलिटी एंड अपहीवल। यानी कि एक तरीके से स्टेबिलिटी भी थी, लेकिन एक तरीके का मतलब अपहीवल, यानी कि तनाव जैसी स्थिति थी। स्टेबिलिटी भी थी और अस्तित्व में भी नई चीजें थी। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि जो ब्रिटेन होता है, वो अपनी मतलब कॉलोनीज जो है जगह जगह पर बना रहा था। यानी कि ब्रिटिश एम्पायर जो था, वो अपना एक्सपेंशन तो कर रहा था, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे क्या हुआ, इसने अमेरिकन कॉलोनीज का लॉस भी कर दिया। ठीक है, तो यानी कि एक तरीके से लॉस भी कर रहा था और गेन भी कर रहा था। इसी टाइम पे क्या हुआ था, उसने इंडिया को कॉलोनी बनाया था इसी टाइम पे। ठीक है, तो इस तरीके के कुछ पॉलिटिकल लैंडस्केप हैं, इनको समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अगर आप किसी लिटरेचर या किसी भी देश का हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में आप इस पॉलिटिकल लैंडस्केप को नहीं
इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि एक तरीके से आप जब आगे पढ़ेंगे तो आपको मॉडर्निज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, ये सब भी पढ़ना पड़ेगा। कॉलोनियल लिटरेचर जब आप पढ़ेंगे तब आपको यही सारी चीजें काम आएंगी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखिएगा, कल्चरल इन्फ्लुएंसेस, यानी कि इस टाइम पे कल्चर पे किस तरीके से इन्फ्लुएंस हुआ, किस तरीके से इम्पैक्ट हुआ। द एनलाइटमेंट एंड इंटेलेक्चुअल मूवमेंट जो हुआ था, जो इस तरीके का जो इनलाइटमेंट एंड इंटेलेक्चुअल मूवमेंट का वो एम्फेसाइज किया किसको, रीजन को, लोगों के सोचने समझने की क्षमता को, साइंस को, इंडिविजुअल राइट्स की पहचान दिलाने में ये मूवमेंट काफी ज्यादा सहायक रहा, exerted a profound influence on cultural and intellectual life of the period। ठीक है। एनलाइटमेंट जो था वो आइडियल्स डील ऑफ रेशनल इंक्वायरी, जो कि मतलब एक तर्कवादी इंक्वायरी पे यकीन रखता था, जिससे क्या होता है, सोशल प्रोग्रेस को सेप दिया गया। और लिटरेरी फिलोसफिकल डिस्कोर्सेस जो हुए, या डिस्कोर्सेस यानी कि एक जो नई लैंग्वेज होती है, डिस्कोर्स मतलब अपनी जो बात आप कहते हैं, ठीक है, एक बात कहने का जो तरीका होता है, ठीक है, तो उसको एक शेप मिला इसकी वजह से। किसकी वजह से, जो रीजन, साइंस एंड इंडिविजुअल राइट्स, और एक तरीके से जो इनलाइटमेंट उस टाइम पे हुआ, वो इंटेलेक्चुअल मूवमेंट ने इन सब चीजों को शेप किया, लोग सोचने समझने की क्षमता का विकास किया। ठीक है। ये मूवमेंट इसी वजह से इनलाइटमेंट बोला जाता है, यानी कि एनलाइट करना चीजों को। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे बनता है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। ठीक है, इसी टाइम पे क्या हुआ, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन भी हुआ। द मिड 18th सेंचुरी विटनेस्ड द अर्ली स्टेजेस ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। ठीक है, यानी कि जो मिडल 18th सेंचुरी थी, ये इसने देखा था जो अर्ली स्टेजेस थे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की। ये क्या था, ए ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड, कैरेक्टराइज के क्या कैरेक्टर थे, बाय टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गई, यानी कि जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ तो टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हो गई। ठीक है। अर्बनाइजेशन यानी कि शहरीकरण बहुत ज्यादा हो गया, लोग गांव से पलायन करते हुए शहर की तरफ जाने लगे, यानी कि अब वो बिल्डिंग्स में शिफ्ट हो रहे थे, उनके उनके भी अपने डिजायर्स हो रहे थे, यानी कि अब जैसे कि जो खेती किसानी छोड़ के लोग मशीनों के थ्रू काम कर रहे थे। ठीक है। एंड द मशीनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि प्रोडक्शन के लिए किसका, मशीन्स का यूज किया जा रहा था। These changes had far-reaching effect on society, economy and culture, influencing literary themes and perspectives। ठीक है, तो इन सारी चीजों से क्या हुआ, इसने बहुत दूर तक मतलब सोसाइटी को इफेक्ट किया, सोसाइटी की इकोनॉमी में ग्रोथ भी किया। ठीक है, इसको भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जहां भी टेक्नोलॉजी हो जाएगी, यानी कि समय की भी बचत हो रही है, और साथ ही साथ क्या होता है, हम उससे ज्यादा आउटकम निकाल पा रहे हैं। तो एक तरीके से क्या हुआ कि वहां पे इकोनॉमी में तो ग्रोथ हुई साथ साथ, लेकिन कल्चर में भी बहुत ज्यादा चेंजेस हुए। ठीक है, तो ये सब चीजें और उनके थीम्स आपको लिटरेचर में यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट ये हमारा पॉइंट है कॉलोनियल एक्सपेंशन। ठीक है, तो इसी टाइम पे क्या हुआ, जो ब्रिटेन का जो कॉलोनाइजेशन का जो सिस्टम था वो काफी ज्यादा एक्सपैंड हो गया, यानी कि उसने बहुत सारी नई नई कॉलोनीज बना ली, बहुत जगह अपने कल्चर्स को स्प्रेड किया, बहुत सारी जगह अपनी लैंग्वेज को स्प्रेड कर दिया। इस तरीके से आपको इस टाइम पे थीम्स ऑफ एक्सप्लोरेशन, इंपेरियलिज्म एंड कल्चरल एक्सचेंज की थीम्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, बहुत सारे कॉलोनियल लिटरेरी वर्क्स भी इस टाइम पे पब्लिश हुए हैं। ठीक है। इसी टाइम पे एक चीज और हुई थी कि यहाँ पे अमेरिकन रिवोल्यूशन हो गया, यानी कि पहले अमेरिका क्या था, ये ब्रिटेन की कॉलोनी थी। ठीक है, ब्रिटेन ने इस पे कब्जा कर रखा था, लेकिन अमेरिकन रिवोल्यूशन होने के बाद ये कॉलोनी से फ्री हो गया, यानी कि ब्रिटेन जो है अपनी जो अमेरिका पे पकड़ बना के रखा था उसको उसने लॉस कर दिया। द लेटर पार्ट ऑफ द एज ऑफ जॉनसन, यानी कि जॉनसन का जो लेटर पार्ट था, यानी कि जब ये एंडिंग की तरफ थे, तो कोइंसाइड विद द अमेरिकन रिवोल्यूशन। कब हुआ था, 1775 से लेकर 1783 के बीच में हुआ था। इसने एक चैलेंज किया किसको, ब्रिटिश इंपेरियल अथॉरिटी, एंड रीसेप्ड ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स, यानी एक तरीके से नई इकोनॉमिकल सिस्टम, नया सब कुछ, नया कल्चर इसने भी स्प्रेड करने की कोशिश की। ये एक तरीके से इसने चैलेंज किया था, ठीक है, ब्रिटेन को, जब यहाँ पे अमेरिकन रिवॉल्यूशन यानी कि अमेरिका की क्रांति होती है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखिएगा कि कल्चरल सलोन्स एंड कॉफी शॉप्स। ठीक है, जब ये इनलाइटमेंट का जो ये मूवमेंट था, इस टाइम पे क्या हुआ, लोग एक अपना कल्चर चेंज करने के लिए, उस टॉपिक पे बात करने के लिए, डिबेट करने के लिए जगह जगह क्या हुआ, कॉफी हाउसेस
खुल गए। तो इन कॉफी हाउसेस का मतलब ये मोटिव यही था कि लोग आपस में बात कर सके, क्योंकि इतना ज्यादा अर्बनाइजेशन था कि लोगों के पास टाइम ही नहीं था एक दूसरे से बात करें। इसलिए जगह जगह ये कॉफी हाउसेस खोले गए थे, जिसके थ्रू एक दूसरे से लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं, किसी मुद्दे पे वो चर्चा कर सकते हैं, कोई पॉलिटिकल बहस कर सकते हैं। ठीक है। द फ्लोरिंग द फ्लोरिशिंग ऑफ कॉफी हाउसेस एंड लिटरेरी सलोन्स इन अर्बन सेंटर्स लाइक लंदन प्रोवाइडेड स्पेस फॉर इंटेलेक्चुअल एक्सचेंज, यानी कि अपने विचारों का आप साझा कर सके एक दूसरे से, एंड कल्चरल इनोवेशंस। ठीक है, अपने विचारों और कल्चर में क्या इनोवेशंस हो सकते हैं उनको एक्सचेंज कर सकते हैं। और राइटर्स, फिलोसोफर एंड सोशल रिफॉर्मर्स गैदर्ड इन दीज वेन्यूज टू डिस्कस आइडियाज। और यहाँ पे कौन कौन जाते थे? जो राइटर्स होते थे, फिलोसफर्स होते थे, वहां जाके वो अपने आइडियाज को डिस्कस करते थे। ठीक है, उनकी अपनी नॉलेज को शेयर करते थे और अपनी डिबेट वहां पे रखते थे उस किसी इशू पे। ठीक है, उस पे बहस करते थे। इस तरीके से ये जो कॉफी हाउसेस हुए ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस हाउस में, इस एज में। ठीक है, सॉरी। सो अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कुछ प्रोमिनेंट पोएट्स एंड ऑथर जो कि एज ऑफ जॉनसन से बिलोंग करते हैं, जिनका काफी ज्यादा इम्पैक्ट रहा, उनसे जुड़े इंपॉर्टेंट वर्क्स जो हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको डिस्कस करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ओके, यहाँ पे हमारे जो फर्स्ट मेजर राइटर होते हैं वो सैमुअल जॉनसन होते हैं, क्योंकि इनका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट रहा और इनके नाम से ये एज जानी जाती है। तो ये है सैमुअल जॉनसन। ठीक है, और इनकी पिक्चर को आप ध्यान रखिएगा, काफी ज्यादा मतलब अट्रैक्टिव कह सकते हैं, बहुत अच्छी पिक्चर है इनकी। और ये है सैमुअल जॉनसन। और सबसे पहले तो इनका बॉर्न हुआ था 18 सितंबर 1709 को, लिचफील्ड, इंग्लैंड। ठीक है, ये भी पूछ लिया जाता क्योंकि इस एज से इम्पोर्टेंट राइटर है सैमुअल जॉनसन। और तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। थोड़ा ब्रीफ बायोग्राफी हम डिस्कस कर रहे हैं कि जब हम सेपरेट राइटर्स की सीरीज चलाएंगे तो हम राइटर्स के बारे में सब कुछ डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इनका डेथ जो हुआ था वो 13 दिसंबर 1784 को हुआ था। जब इसी के बाद कहा जाता है कि इस एज को बोला जाने लगा एज ऑफ सैमुअल जॉनसन, एज ऑफ जॉनसन। ठीक है, उस टाइम पे इनकी एज थी 75। लंदन इंग्लैंड में इनका डेथ हो गया था। रेस्टिंग प्लेस इनका था वेस्टमिनिस्टर एबे। और एजुकेशन कहाँ पे हुई थी? तो पेम्ब्रोक कॉलेज ऑक्सफोर्ड में। और इनकी स्पाउस थी एलिजाबेथ पॉर्टर। अब इनका राइटिंग कैरियर देख ले तो इनका पेन नेम कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो वो था डॉक्टर जॉनसन। यानी कि जब वो लिखते थे तो उस टाइम पे वो अपना क्या नेम लिखते थे वहां पे? तो डॉक्टर जॉनसन। नोटेबल इनके वर्क्स हैं, सबसे फेमस वर्क है अ डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज 1755 में ये पब्लिश हुआ था। काफी ज्यादा फेमस वर्क है, तो इसको तो आप बिल्कुल याद ही रखिएगा। और नेक्स्ट जो इनका इंपॉर्टेंट वर्क है अ जर्नी टू द वेस्टर्न आइजल ऑफ स्कॉटलैंड 1775। क्लियर? इनका एक और इम्पोर्टेंट वर्क है द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विसेस। ठीक है, और ये इनका पब्लिश्ड हुआ था 1749 में, 1749 में। क्लियर? इस तरीके से जो सैमुअल जॉनसन की ब्रीफ बायोग्राफी हमने डिस्कस कर ली, इनसे इंपॉर्टेंट क्या वर्क्स पूछे जा सकते हैं उनको भी डिस्कस कर लिया। सबसे ज्यादा अगर किसी का 99% यकीन है तो अ डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज 1755 याद रखिएगा, ये वर्क पूछा जा सकता है। इससे मैं बिल्कुल भी मतलब नकार नहीं सकती कि हाँ इसको नहीं पूछा जा सकता। तो एज अ ऑब्जर्वेटिव मैं ये कह सकती हूँ कि हाँ ये वर्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखिएगा। क्लियर? सो नेक्स्ट हमारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट राइटर हो जाते हैं ओलिवर गोल्ड स्मिथ, और इनसे जुड़े भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है तो ये ग्रेटेस्ट सपोर्टर ऑफ डॉक्टर जॉनसन थे। ठीक है, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। ठीक है, जिनका पेन नेम क्या था? डॉक्टर जॉनसन। इनके ये ग्रेटेस्ट सपोर्टर थे। ठीक है, और क्लासिकल स्पिरिट इन हिज वर्क, इनके वर्क्स में एक तरीके से क्लासिकल स्पिरिट देखने को मिलेगी। इनके जो फेमस वर्क हैं द ट्रैवलर। ठीक है, द ट्रैवलर जो कि पब्लिश हुआ था 1764 में। ठीक है, द डिजर्टेड विलेज ये पब्लिश हुआ था 1770 में। और यहाँ पे द बेलाड। ठीक है, ये इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क हो जाते हैं। साथ ही साथ कुछ और इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं इनके, वो भी देख लेते हैं। द विकार विकार ऑफ वेकफील्ड,
जो कि कब पब्लिश हुआ था, तो 1766 में। ठीक है, ये एक इनका इंपॉर्टेंट वर्क होता है। अनदर इनका एक और इम्पोर्टेंट वर्क है, सी स्टूप्स टू कनक्वेर। ठीक है, और ये पब्लिश हुआ था 1771 में, लेकिन इसका जो फर्स्ट परफॉर्मेंस था वो हुआ था 1773। ठीक है, क्लियर। ओलिवर गोल्ड स्मिथ जो बेसिकली थे वो एक एंग्लो आयरिश थे। ठीक है, एंग्लो आयरिश थे। ठीक है, और इनसे कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स थे जिनको हमने डिस्कस कर लिया। द विकार ऑफ वेकफील्ड 1766 में पब्लिश हुआ था, और नेक्स्ट वन द सूट टू कनक्वेर जो कि 1771 में पब्लिश हुआ था, लेकिन फर्स्ट परफॉर्मेंस अगर इसकी वो पूछी जाए कब हुई थी, तो फर्स्ट परफॉर्मेंस हुई थी 1773 में। ठीक है, तो इनके वर्क्स में आपको एक ग्रेटेस्ट स्पिरिट देखने को मिलेगी, कौन सी, क्लासिकल। ठीक है, क्लासिकल स्पिरिट आपको देखने को मिलेगी इनके वर्क्स में। और द ट्रैवलर जो पब्लिश हुआ था 1764 में, द डिजर्टेड विलेज 1770 में, और द बेलार्ड इनका वॉक है। ठीक है, क्लियर। इस तरीके से हमने गोल्ड स्मिथ को भी डिस्कस कर लिया, और ये पिक्चर है गोल्ड स्मिथ की। क्लियर। सो नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पे पोएट्री में हो जाते हैं, तो जेम्स बासवेल का नाम आता है, ये इनकी पिक्चर है। और यहाँ पे इनका जो इम्पोर्टेंट वर्क है, नो एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। ठीक है, तो इसका फुल टाइटल क्या है बताइए। तो इसका फुल टाइटल नो एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, और और आगे लगा के, और द यूनिवर्सल एम्पायर, यूनिवर्सल एम्पायर ऑफ लव, ए पोयम करके। ठीक है, ये है इनकी पब्लिश हुई जो फुल टाइटल्ड पोयम थी, और इसका पब्लिकेशन हुआ था 1791 में। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जेम्स बॉसवेल जो है ये एक थे क्या, तो ये एक थे स्कॉटिश बायोग्राफर एंड डायरिस्ट, बायोग्राफर एंड डायरिस्ट। ठीक है, मेनली सबसे ज्यादा अगर ये किसी के लिए जाने जाते हैं तो इनका एक बायोग्राफिकल वर्क है। ठीक है, किसके लिए, he is well known, he is well known for his work biography for a English writer सैमुअल जॉनसन, सैमुअल जॉनसन। और इस बायोग्राफी का नेम क्या था, लाइफ ऑफ सैमुअल जॉनसन। इसके लिए ये मेनली रिमेम्बर किए जाते हैं। ठीक है, तो ये इनका पब्लिश्ड वर्क हो जाता है। और ये एक बायोग्राफी के लिए जो इन्होंने एक इंग्लिश राइटर के लिए लिखा था, जिसका नाम था सैमुअल जॉनसन, जिसका टाइटल था लाइफ ऑफ सैमुअल जॉनसन। और ये जाने जाते थे, ये एक स्कॉटिश बायोग्राफर और डायरिस्ट थे। और इनका ये फेमस जो वर्क मैंने बताया है, नो एबोलिशन ऑफ स्लेवरी और द यूनिवर्सल एम्पायर ऑफ लव, अ पोएम, जो कि पब्लिश हुआ था 1791 में। क्लियर। इस तरीके से हमने ये जो इम्पोर्टेंट पोएट हैं इस एज के, उनको कंप्लीट कर लिया, जिनका नाम है जेम्स बॉसवेल। ठीक है, क्लियर। अब हम इस टाइम की प्रोज को डिस्कस करेंगे, प्रोज राइटर्स को डिस्कस करेंगे। सो हम डिस्कस करेंगे एज ऑफ जॉनसन के टाइम के प्रोज राइटर्स के बारे में। 18th सेंचुरी इज द एज ऑफ अरिस्टोक्रेसी। अरिस्टोक्रेसी मीन्स ऐसे लोगों का शासन जो लॉजिकल हो और रीजनेबल हो। ठीक है, ऐसे लोगों का शासन था इस टाइम पे। और यहाँ पे आपको ये राइटर्स देखने को मिलेंगे, जॉनसन, बर्क, गिबन एंड बॉसवेल। तो इनको डिस्कस करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे फर्स्ट और प्रोमिनेंट जो इंग्लिश प्रोज राइटर हैं इस टाइम पे, किस टाइम पे, सैमुअल जॉनसन, यानी कि एज ऑफ जॉनसन के टाइम पे जो फेमस राइटर हैं, जो इनके नाम से ये एज जानी जाती है, वो सैमुअल जॉनसन हो जाते हैं। ये जाने जाते थे अपने रिदम, बैलेंस एंड ल्यूसिडिटी, जो इनके प्रोज वर्क्स में देखने को मिलती थी। बेस्ट वर्क्स, नोन वर्क्स हैं डिक्शनरी और डिक्शनरी। ठीक है, कौन सा वर्क है इनका, ए डिक्शनरी
ऑफ इंग्लिश, ठीक है, अ डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश, जो कि इन्होंने 1755 में पब्लिश की थी, और जो कि काफी ज्यादा इनका मास्टरपीस वर्क बोला जा सकता है, जिसके लिए इनको सबसे ज्यादा याद रखा जाता है। लिव्स ऑफ पोएट्स, ठीक है, ये भी वर्क है जो कि पब्लिश हुआ था 1779 में। तो इसका जो फुल टाइटल है वो है लिव्स ऑफ मोस्ट इमिनेंट इंग्लिश पोएट, ठीक है, इंग्लिश पोएट्स, ये इसका फुल टाइटल है, जो कि पब्लिश हुई थी 1779 में। क्लियर? इस तरीके से जो सैमुअल जॉनसन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो यहीं से बनता है, ये डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेज, ये इनका इंपॉर्टेंट वर्क है, यहीं से क्वेश्चन बनता है। और लिव्स ऑफ पोएट 1779, ये भी एक इंपॉर्टेंट वर्क है, इसका फुल टाइटल लिव्स ऑफ द मोस्ट इमिनेंट इंग्लिश पोएट्स। तो यहाँ हमारे जो नेक्स्ट प्रोज राइटर हैं इस टाइम के, वो एडमंड बर्क हैं, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेंबर ऑफ जॉनसन सर्कल। जॉनसन के जो सर्कल था, यानी कि इनका जो लिटरेरी, जॉनसन का जो लिटरेरी क्लब था, उसके को फाउंडर थे ये, क्या थे? को फाउंडर, ओके। और साथ ही साथ इनके और एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि ये एक पॉलिटिकल मेंबर भी थे, यानी कि हाउस ऑफ कॉमन, कॉमन के मेंबर थे ब्रिटेन में। और यहाँ पे ये किस पार्टी से बिलोंग करते थे? तो ये विग पार्टी को सपोर्ट करते थे, विग पार्टी के सपोर्टर थे, ठीक है। और इंग्लिश पार्लियामेंट में भी इनका इस तरीके से रोल हो जाता है, राइट। इनका जो इम्पोर्टेंट वर्क है थॉट्स ऑन द प्रेजेंट डिसकंटेंट 1770 में पब्लिश हुआ था, जिसमें इन्होंने एडवोकेट किया है लिमिटेशन ऑफ मोनार्की, यानी कि मोनार्की को लिमिटेड करने की बात की है, ठीक है। इनके कुछ अदर इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। द विंडिकेशन ऑफ नेचुरल सोसाइटी 1756 में पब्लिश हुआ था, क्लियर। और नेक्स्ट है ऑन द सबलाइम एंड ब्यूटीफुल, जो कि पब्लिश हुआ था 1757 में, क्लियर। नेक्स्ट है एन अपील टू द फ्रॉम न्यू टू द ओल्ड वे, विक्स, जो कि कब पब्लिश हुआ था? तो ये पब्लिश हुआ था 1791, ठीक है। तो यहाँ जब विक्स की बात की जाती है तो वो यही पार्टी है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये कुछ इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स थे जिनको ध्यान रखिएगा। द विंडिकेशन ऑफ नेचुरल सोसाइटी 1756, और नेक्स्ट ऑन द सबलाइम एंड बियॉन्ड एंड ब्यूटीफुल 1757, एंड एन अपील टू द फ्रॉम न्यू टू द ओल्ड विक्स 1791, ठीक है। ये इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स हो जाते हैं। एक इनका पॉलिटिकल वर्क है थॉट ऑन द प्रेजेंट डिसकंटेंट 1770, क्लियर। इस तरीके से एडमंड बर्क को भी हमने कंप्लीट कर लिया। सो नेक्स्ट जो यहाँ प्रोज राइटर है वो एडवर्ड गिबन है, ठीक है। और इनका ये इंपॉर्टेंट वर्क है द फर्स्ट हिस्टोरियन ऑफ इंग्लैंड हु रोट इन अ लिटरेरी मैनर, ठीक है। एक हिस्टोरियन, फर्स्ट हिस्टोरियन थे जिन्होंने लिटरेरी मैनर में हिस्ट्री को लिखा। तो इनका एक इम्पॉर्टेंट वर्क है जिसके लिए ये याद किए जाते हैं, हिज ग्रेटेस्ट हिस्टोरिकल वर्क द डिक्लाइन एंड द फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर, ठीक है। इसका अगर टाइटल पूछ लिया जाए तो क्या है? तो इसका फुल टाइटल है द हिस्ट्री ऑफ द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर, ठीक है। ये इसका फुल टाइटल है। और ये कब पब्लिश हुआ था? तो पब्लिश हुआ था ये 1776 को, क्लियर। इस तरीके से एडवर्ड गिबन जो है, इनका हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा रोल हो जाता है इस एज में। तो प्रोज राइटर के तौर पे द डिक्लाइन एंड
फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर 1776 इनका मोस्ट रिमार्केबल वर्क है इस टाइम पे, तो इसको याद रखिएगा। क्लियर। सो जेम्स बॉसवेल को डिस्कस करते हैं। जेम्स बॉसवेल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट राइटर हो जाते हैं प्रोस के पॉइंट ऑफ व्यू से इस एज में, यानी किस एज में, तो एज ऑफ जॉनसन में, एज ऑफ जॉनसन। और याद रखिएगा इसको इसको ही बोलते हैं एज ऑफ सेंसिबिलिटी। ओके। तो ये एक लॉयर और डायरिस्ट ऑथर थे। बेसिकली ये एक स्कॉटिश थे, ठीक है, स्कॉटिश बायोग्राफर एंड डायरिस्ट थे, ठीक है। तो बेसिकली इनको बायोग्राफर क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये इसी जॉनर की वजह से काफी ज्यादा फेमस हुए। तो इन्होंने अपना वर्क लिखा था बेस्ट नोन फॉर बायोग्राफीज। इनका जो एक वर्क था वो इंग्लिश राइटर जो सैमुअल जॉनसन थे, सैमुअल जॉनसन, ठीक है, सैमुअल जॉनसन पर लिखा था अ लाइफ लाइफ ऑफ सैमुअल जॉनसन। क्या वर्क का नाम था? लाइफ ऑफ सैमुअल जॉनसन, ठीक है। तो ये वर्क का नेम था, इसी की वजह से काफी ज्यादा फेमस हो गए इस टाइम पे। तो इनको याद रखिएगा, जेम्स बॉसवेल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि हमने कंप्लीट कर लिया एज ऑफ जॉनसन को, ठीक है। एज ऑफ जॉनसन के से रिलेटेड जितने भी थ्योरेटिकल फैक्ट्स बन सकते थे, चाहे वो हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हो, यानी कि किसी भी एरा को जानने के लिए आप उसके हिस्टोरिकल पॉइंट को बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो हमने हिस्टोरिकल पॉइंट को कवर किया। इसको एज ऑफ जॉनसन क्यों बोलते हैं, तो जो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने क्लियर कर लिया। और यहाँ पे इसके बाद कौन सा पीरियड आएगा, इसके पहले क्या चीजें हुई थी, तो ये सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया बहुत अच्छी तरीके से, यानी कि हम लोग बेसिक टू एडवांस गए हैं, ठीक है। तो आप प्लीज, अगर आप ये थ्योरी वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है वो एमसीक्यू बेस्ड होगा, यानी कि इस एज से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज बन सकते हैं उनको मैं लेके आऊंगी, जिससे आपका जो थ्योरेटिकल पार्ट आपने पढ़ा है उसका एक बार फिर से रिवीजन हो जाए और आप भी अपना इवेल्युएशन कर पाए कि आप कितना कर सकते हैं, ठीक है। आपकी नॉलेज कितनी है, आपने जो पढ़ा है वो आपके माइंड में जा भी रहा है या ऊपर से जा रहा है, आपको इस चीज का भी पता चलेगा। तो नियो क्लासिज्म जब हम लोग पढ़ रहे थे, नियो क्लासिज्म, ठीक है, तो उसमें मैंने आपको बताया था ये तीनों पार्ट, जिसमें रेस्टोरेशन था, ठीक है। रेस्टोरेशन के बाद आता है ऑगस्टन एज, ठीक है। उसके बाद जो पार्ट आता है वो आता है हमारा ये एज ऑफ जॉनसन, ठीक है, एज ऑफ जॉनसन। इसके साथ ही ये न्यू क्लासिज्म एज यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है और स्टार्ट हो जाता है हमारा न्यू एज जो होता है रोमांटिक एज, ठीक है। तो यानी कि जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो आएगा रोमांटिक एज पे। और इस तरीके से हम बहुत ही ग्रेजुअली हम यहाँ तक पहुंचे हैं, और बहुत ही फन वे में, बहुत इजी तरीके से मैंने इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाया है। अगर आपने फ्रेंड्स नहीं देखा तो आप प्लीज पीछे जाइए और उन वीडियोस को देखिए। मैंने मेडिवल से लेके आज मैं यहाँ तक पहुंच गई हूँ, मैं नियो क्लासिज्म पूरा करवा दिया है, और रोमांटिक पीरियड, उसके बाद विक्टोरियन, देन उसके बाद मॉडर्न, फिर पोस्ट मॉडर्न, इस तरीके से हमारा इंग्लिश लिटरेचर का जो सीरीज है पूरी खत्म हो जाएगी। और आपको बहुत ही यूनिक वे में पढ़ने को मिल रहा होगा, वरना इंग्लिश लिटरेचर जब आप पढ़ने बैठते हैं तो बहुत हौच पौच की स्थिति बनती है, यानी इतने सारे मोनार्क्स हैं उसमें कि आपको समझ ही नहीं है जॉर्ज फर्स्ट कौन है, चार्ल्स फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है। तो इन सब में जो बेसिक डिफरेंट है उसको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर किया है, ताकि कोई हौच पौच ना हो और कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। क्योंकि किसी दूसरे देश का साहित्य पढ़ना आसान नहीं, इसके लिए एक अलग तरीके से इंटरेस्ट होना चाहिए, यानी पढ़ाने वाला जो टीचर है उसके अंदर बहुत क्यूरियोसिटी होनी चाहिए जानने की। तो बहुत अच्छा रहा ये सेशन, और अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करिए, और अगर आपके पास कोई डाउट है, कुछ कहना चाहते हैं, कोई फीडबैक है, तो अपना कमेंट बॉक्स में करिए, मैं जरूर उसको सीरियस लूंगी। और हमारे चैनल पे यहाँ तक बने रहने के लिए, अगर आप लास्ट तक आए हैं, सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू सो मच, बाय बाय।